सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग दो प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपनीज को टारगेट करेंगे। दोनों ही आपका फिनटेक मॉडल्स पे काम करता है। पहले का नाम है ऑन ईएमआई, जिसको किस्त के नाम से जानते हैं। इसका डीप डाइव हमने इस क्वार्टर में, आई थिंक सबसे फर्स्ट वीडियो थी वो, आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में समझाया है वहाँ पे उस बिजनेस को। सेकंड बिजनेस जो है हमारा, जो हम बहुत पहले से ट्रैक करते आ रहे हैं, एमरल्ड फिनांस। दोनों ही आपका एक मतलब एमरल्ड फिनांस जो है वो आपका अर्ली वेज एक्सेस पे काम करता है, पर्सनल लोन्स वगैरह देता है। सिमिलरली आप देखोगे सेम वे जो किस्त का भी प्लेटफॉर्म है वो भी आपका पर्सनल लोन्स वगैरह हो गया और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसी की तरह से काम कर रहा है। तो अगर आप देखोगे ना कि दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो एक ही तरह का है। अगर आप मतलब ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि दोनों का जो बिजनेस है बहुत पैरामीटर्स में अलग है, बट अल्टीमेटली देखिए दोनों किनको सर्व कर रहा है। मान लीजिए एक किसी कॉर्पोरेट में कोई एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी के मतलब उसको एक्स्ट्रा लोन्स की जरूरत है ना, वो आप सैलरी के पहले अर्ली वेज एक्सेस के रूप में ले लीजिए, या फिर किसी लेंडर से आप उसको मतलब एज अ पर्सनल लोन के रूप में ले लीजिए। तो जो यूजर है, जो इम्प्लॉय है, उसका जो नीड है वो फुलफिल हो रहा है। या फिर जैसे पेटीएम कंपनी है, पेटीएम कंपनी भी अपने प्लेटफॉर्म से लोन्स वगैरह ऑफर करता है। ऐसे ही क्या हो रहा है, जैसे अगर आपने जियो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमने डिस्कस किया था, या फिर पूना वाला फिनकॉर्प है, तो आप एक चीज देख रहे हो ना कि पूरे इंडिया के अंदर ये क्या हो रहा है ना, अभी जितना भी आपका फिनटेक बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपका एआई का यूज करके, टेक का यूज करके पूरे जो कस्टमर्स को पैसे वगैरह देने की बात करते हैं, ये एक पूरा प्रोमिनेंस हो रहा है। तो जो भी कंपनियां हैं, जो लोग ये टेक वगैरह पे काम नहीं करती है ना, जो जितने भी ये इंडिया में आपकी जो पूरी लेंडिंग का जो इको सिस्टम है, वो एक तरह से पूरा इवॉल्व हो रहा है। तो अगर आप देखोगे ना, जब आप इन सभी कंपनियों के कॉनकॉल वगैरह से जाओगे, तो आप कुछ और चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे अगर आप एमरल्ड को देखिए, तो वो लोग अपने मार्केट में कंपटीशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप उसमें, मैं अगर आपको कुछ नाम बताऊँ ना, जैसे जैसे अगर आप डीआरएचपी वगैरह देखो एनएससी की वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट पे, तो आप पाओगे सोशल वर्थ टेक एक कंपनी अभी आने वाली है। उसको बेसिकली अर्ली सैलरी के नाम से उस कंपनी ने उसको एक्वायर किया है। और ये सब जो कंपनियां है ना, ये भी आपकी मान लीजिए अर्ली वेज एक्सेस हो गया, फिनटेक प्लेटफॉर्म के फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के वजह आपको अर्ली सैलरी वगैरह हो गया, या फिर पर्सनल लोन्स वगैरह देने की बात करते हैं। कुछ और ऐसे किस्त कंपनी है, किस्त भी इनका डायरेक्ट पीयर ही हो गया है, तभी इस वीडियो में हमने उसको भी साथ में रखा है। या फिर अगर आप एक और कंपनी को देखोगे ना, तो जैसे जिफी है, जिफी जैसे मनी व्यू है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरा इको है इंडिया के अंदर, ये धीरे धीरे क्राउडेड हो रहा है। नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब इसमें दो तरह की कंपनियां हैं। जैसे अगर आप एमरल्ड एमरल्ड फिनांस को देखोगे ना, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये खुद को कहते हैं कि हम लोग बजाज फिनांस जो है उनके मेथड पे चलने की काम कर रहे हैं एक तरह से। तो कहने का मतलब क्या, आप देखिए जो एमरल्ड फिनांस है वो आपका एक तरह से आईपीओ आ गया, बीएसई में वो कंपनी लिस्ट हो गई। वहीं इसको जब आप इसके पीयर्स वगैरह से कंपेयर करोगे ना, जो अभी जो लिस्टेड लिस्टेड स्पेस में हमारा ऑन ईएमआई किस्त प्लेटफॉर्म है, अगर इससे आप कंपेयर करते हो ना, तो आप कंपेयर कीजिए सिंपली। तो किस्त का जो टोटल एयूएम है वो कितना है, वो इस क्वार्टर में बढ़ के आपका 8,000 करोड़ पहुंच चुका है। वही अगर आप एमरल्ड फिनांस को देखोगे, तो उनका एयूएम कितना है, उनका एयूएम मान लीजिए 125 करोड़ 150 करोड़ के बीच में है ना। तो आपने क्या देखा कि दोनों कंपनी का जो स्केल है वो ह्यूज, मतलब भयंकर डिफरेंशियल है। कहने का मतलब क्या है, जो जैसे आपकी जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, तो इनको क्या हुआ है ना, बहुत सारी कंपनी आपकी मान लीजिए जैसे आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो आपको बहुत सारा पैसा उन कंपनियों में लगाते हैं। तो वो कंपनियों ने क्या किया है, पिछले 8 से 10 सालों के अंदर ये सभी कंपनियां ग्रो हुई हैं, और अब ये धीरे धीरे अपना आईपीओ वगैरह ला रहे हैं और यहाँ से ग्रो करने की बात करते हैं। वही एमरल्ड फिनांस के केस में क्या है, ये जो कंपनी है आप समझ लो अपने एक छोटे स्केल के अंदर ही, जब उनका एयूएम बहुत छोटा है, ये आपका मार्केट में लिस्ट हो गया है। अब उससे दोनों चीज़ अच्छी होती है। एक तो आप ये समझ सकते हो कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उसको इन बिजनेस के साथ अर्ली स्टेज में ग्रो करने का मौका मिलता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे इमरल्ड फिनांस जैसी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे अगर ये कंपनियां कोई भी गलतियां करती हैं, तो इनकी स्क्रूटनी जो होती है वो आपकी बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने देखा कि वो एमरल्ड फिनांस के केस में कुछ 2-3 क्वार्टरों पहले उनके बेसिकली इन्वेस्टर्स करके जो उनका एक बेसिकली मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उसके अंदर उन्होंने अपना शेयर्स वगैरह बेच दिया। उसके बाद इनके एनपीएस वगैरह आने शुरू हो गए, ग्रोथ रेट में थोड़ा स्लो डाउन हो गया। फिर आपका ये जो मतलब इनके जो टारगेट्स वगैरह होते हैं, 35 से 40 करोड़ करोड़ करने का टारगेट था, उसको बेसिकली इन्होंने डिले किया। फिर जो आपके अर्ली वेज एक्सेस में 250 कॉर्पोरेट करने की बात करते हैं, उसको चीज़ें वो कम कर दिया है। तो आप देख रहे हो ना कि जो सेक्टर है उसमें आपका एक तरह से आपका आईपीओ लाने से कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। और वही जो आप किस्त वगैरह को देखोगे, तो वहां पे चीज़ें अलग डायनामिक्स में प्ले आउट हो रही है। तो ये इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और हमें एक मतलब अंडरस्टैंडिंग मिल जाने वाली है काफ़ी अच्छे से कि दोनों बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और बाकी तो आपको अपॉर्चुनिटी परस्पेक्टिव से आप देख ही रहे हो वीडियो। उसके अलावा अब देखिए, मैंने आपसे 2 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था बेसिकली कम्युनिटी पोस्ट में। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, मैं दोनों क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक फिनेंशियल है जिसका क्रेडिट कॉस्ट होता है, जिसका क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है, क्या वो एक दूसरे फिनेंशियल जिसका क्रेडिट कॉस्ट कम है उससे बेटर होता है या नहीं होता है। पहला तो क्वेश्चन ये था, इसमें भी आप लोगों ने आंसर किया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक कंपनी जिसका निम घट रहा है, क्या वो एक कंपनी अच्छी है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ अनदर अनदर फिनेंशियल जिसका नेम स्टेबल है, या फिर वो बढ़ रहा है। तो देखिए,
इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, जो भी आपने आंसर किया है, पहली बात तो क्या है, चारों चारों के चारों जो ऑप्शंस है वो सभी एप्लीकेबल है उस क्वेश्चन में। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि कभी किसी कंपनी के केस में किसी का क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है, किसी का निम आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही मतलब एक छोटे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। रादर क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल्स है, कई फाइनेंशियल ऐसे होते हैं जिसका क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद भी वो फाइनेंशियल्स आप देखोगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए ना, जैसे अगर आप अरमान फाइनेंसिस है, उसका क्रेडिट कॉस्ट कितना ज्यादा है। आप ऑन ईएमआई को देखो, इसका क्रेडिट कॉस्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इसका क्रेडिट कॉस्ट पिछले क्वार्टर में लगभग 9% पे था, अभी वो घट रहा है, फिर भी उसका क्रेडिट कॉस्ट 8% है। तो कहने का मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा है, किसी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट कम है, उससे ये मैटर नहीं करता है उतना। रादर मैटर ये करता है कि क्या उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लोग उसको कितना स्टेबल रख पा रहे हैं, लेकिन उस क्रेडिट कॉस्ट के बदले में जो उनका यील्ड है उसको कितना अच्छे से इंप्रूव कर पा रहा है। साथ ही साथ आपकी जो इम्पेयरमेंट मतलब जो आपकी ये होती है ना क्रेडिट कॉस्ट, मतलब जो आपको प्रोविजंस वगैरह रखने पड़ते हैं, वो कितना मैटर करता है, वो सारी चीज़ों से क्या होता है आपको पूरा डिटरमाइन होता है। फिर कई कंपनियां ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आप जो यील्ड वगैरह चार्ज करते हो वो भी आप अपने क्लाइंट से मतलब जो कस्टमर से उससे आप ज़्यादा चार्ज करोगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, किसी भी फाइनेंसेस के लिए आपको चीज़ों को स्टेबल रखना इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये होता है रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जो आरओए प्रोफाइल है वहाँ पे चीज़ें कैसे प्ले आउट हो रही है वो आपको देखना है। तो ये मैं आपको अभी ऑन ईएमआई को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका निम है, निम का घटना या निम का स्टेबल रहना ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कई बार अगर आप देखते हो, जैसे जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो आपने पाया होगा, या फिर जितनी भी आपकी माइक्रो फाइनेंस में जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के केस में आपने ये देखा कि बहुत सारी कंपनियां आपकी सिक्योर्ड लेंडर्स की तरफ, सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। आपका ये एजुकेशन लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, इस तरह की चीजें देने की बात करता है। तो सभी कंपनियों के केस में आपने ये देखा कि इनका जो निम है धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, फिर कम हो रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका ईओ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप वो जीवन को देखिए, आप यही चीज वहां पे प्ले आउट होता होता हुआ देख सकते हो। स्टिल उसके बाद भी आप देखोगे, अगर ये इससे कोई कोई फाइनेंशियल अच्छा या खराब होता, तो पिछले 2-3 सालों के अंदर जो उज्जीवन वगैरह ने इतने अपने शेयर होल्डर्स के लिए इतना पैसा बनाया है, तो वो नहीं कर पाते ना। अब देखिए क्या होता है, एक्चुअली देखिए कई बार क्या होता है, जब अगर किसी बिजनेस का फाइनेंशियल्स का निम कम हो रहा है, तो एट द सेम टाइम उसका जो ओपेक्स है वो भी आपका कम होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सपोज कीजिए ना, जैसे अगर आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हो, मतलब बेसिकली कोई कोलेट्रल नहीं है, तो वहां पे आपको जो कलेक्शन की टीम्स होती है वहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ना, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो वहां पे आपका जो ओपेक्स होता है वो आपका बढ़ जाता है, उसी कारण आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है वहां पे। तो उसी लिए वैसी कंपनियां, जब कोई कंपनी आपका जो निम को घटा रहा है, तो एट द सेम टाइम वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसको कम करने की ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ता है। तो जो आपकी आरओए ट्री होती है ना, वहां पे आपका जो निम है वो उसका लाइन पूरा कम भले ही हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम सपोज कीजिए जैसे आपको कैप्री ग्लोबल है, कैप्री ग्लोबल के केस में क्या होता है, वो अपना सिक्योर प्रोडक्ट्स देता है, बाद में अपना जो फी बेस्ड इनकम होती है उसको बढ़ाता है, तो वहां से उसको एक एक्स्ट्रा आरओए में बूस्ट हो जाता है। तो वैसे ही बाकी कंपनियों के केस में आप ला सकते हो। तो अल्टीमेटली ये चीज है ना कि जब आप किसी फाइनेंसियल्स को देख रहे हो, मतलब इस सेक्टर के आप अलग अलग कंपनियों को देखोगे, तो हर कंपनियों का जो जर्नी है वो आपका अलग अलग होता है। कोई एक पर्टिकुलर वे में पैसे बनाएगा, कोई एक पर्टिकुलर वे में पैसे बनाता है। तो आई होप आपको ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये आपको फाइनेंशियल्स का थोड़ा हेल्प मिल गया होगा समझने में। अब क्या करते हैं, हम लोग दोनों कंपनियों के बारे में छोटा छोटा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एमरल्ड फिनांस के केस से। तो देखिए, अब एमरल्ड फिनांस को हमने पहले के क्वार्टर में काफी डिस्कस किया है, लास्ट क्वार्टर में मैं वीडियो बना नहीं पाया था, रादर कुछ खास उसमें अपडेट आया भी नहीं था। तो देखिए, अब एमरल्ड फिनांस के केस में क्या हो रहा है, इस एक चीज इन्होंने अच्छा किया है कि इस क्वार्टर से थोड़ा इन्होंने ये जो होता है ना बेसिकली आपकी डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं उसको देना इंप्रूव कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने अपना एयूएम दिखाया है, लगभग 125 करोड़ का पूरा एयूएम है। अब यहीं पे इस बिजनेस का लेके आपको पहला क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए, एक फाइनेंशियल्स है, वो आपका ग्रो कैसे करता है, उसको ग्रो करने के लिए आपको उसका एयूएम बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या होता है, उसको रिस्क कंट्रोल करना पड़ता है। तो एमराल्ड फिनांस के केस में क्या है ना, ये लोग अपना रिस्क को तो काफी कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे इनका जो एनपीएस है वो आपको कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखेगा। अब जैसे अगर आप इसको एसजी फिनसर्व से हम लोग इसको काफी कई बार कंपेयर करते हैं कि वहां पे आपका जो एनपीएस वगैरह होता है वो आपका जीरो रहता है, वही एमराल्ड फिनांस के केस में ये चीजें बढ़ रही है। तो इसका भी डायनामिक्स कैसा है ना कि आप देखिए, ये बिजनेस धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहा है, और ये मान लीजिए गोल्ड लोन्स वगैरह देता है, बाकी पर्सनल लोन्स वगैरह देता है, तो कई बार आपको आरबीआई के रेगुलेशंस के कारण आपको एनपीएस रखने पड़ते हैं और कुछ कुछ इनका मतलब प्रोविजंस रखने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपने ये देखा, इनका पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा एनपीएस आना स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो वो दिक्कत है। अब दूसरा चीज क्या है, अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो जिस स्टेज पे ये कंपनी है, ये लोग जैसे कहते हैं कि हम लोग बजाज फिनांस का रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका जो एक अगर आप थॉट प्रोसेस देखोगे ना, मतलब आपको रिस्क तो कंट्रोल करना है लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने ग्रोथ को बना के भी रखना है ना। तो अगर आप प्रेजेंटली इस कंपनी का देखोगे ना, कितना इनका अगर आप पूरा नेटवर्क देखोगे तो 100 करोड़ का भी नेटवर्क नहीं है। और यहाँ पे कंपनी ये कहता है कि इनका जो बेस है वो एक तरह से बड़ा हो गया है, और जो ये पहले मान लीजिए 100% के ऊपर ग्रो करते आ रहे थे,
अब वो चीज स्टेबलाइज होकर 40 से 50% के रेट पे ग्रो करेगी। अब आप ये बताइए कि आपके फिनांसिस में कितनी सारी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपके इसी रेट पे ग्रो कर रहा है, और इससे बहुत ज्यादा एयूएम मिक्स उनका रहता है। बहुत सारी कंपनियों के एग्जांपल ले सकते हैं, आपका एसजी फिनसर्व है, या फिर आपका पूना वाला फिनकॉर्प है, या फिर हम अभी किस्त को देखेंगे, वो सभी कंपनियां भी जो है वो ऑन अ मच मच हायर बेस आपकी इससे भी तेजी से ग्रो करने की बात करता है। तो ये चीज है। तो क्या होता है, आपको रिस्क तो कंट्रोल करना है, और आप लिक्विड, बट क्या होता है, रिस्क कंट्रोल करने के साथ आप उतने तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो पहली वो चीज हो गई, ये इनके यूएम के बारे में हो गया। अब कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, इनका जो पूरा प्रोडक्ट मिक्स है वो कैसे बदल रहा है। तो अगर आप देखोगे, आपने ये देखा कि जैसे हमने मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्वार्टर एक वीडियो की थी, वहां पे मैंने आपको इनका फिनेंशियल समझाया था। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने दो तीन चीजों की बात की थी, इनका जो पूरा बिजनेस में बेसिकली इनकम अर्न कैसे करते हैं। तो इनका एक होता है सिंडिकेशन। सिंडिकेशन क्या होता है, जितने भी इनके पार्टनर बैंक्स होता है उनके लिए गोल्ड लोन्स वगैरह जो होती है उसको डिसबर्स करते हैं, तो कुछ फी इनकम इनको मिलती है। वो होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। अब आप ये देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च से लेके जून के अंदर आपका डिस्बर्समेंट का जो मतलब सिंडिकेशन इनकम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है वो आपको घट गया है। घटा क्यों है? बिकॉज आरबीआई ने, जैसे अभी हम जब केपरी ग्लोबल डिस्कस करेंगे, या फिर जैसे अगर आपने मेरी फेड बैंक फाइनेंशियल की वीडियो देखी है तो वहां पे हमने बात की है कि आरबीआई ने जैसे वो गोल्ड लोन्स होते हैं उसके थोड़े रेगुलेशंस को टाइट कर दिया है। तो उसी कारण इनका गोल्ड लोन जो है वो डिसबर्समेंट कम हुआ, उसी कारण आपको दिखता है कि वो 429 लाख रुपीज जो भी था वो आपका घट के लगभग 42 लैक्स पे आ गया है। अब तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इनका कम हुआ, इससे क्या हुआ एक तरह से, तो नेट परसेंटेज ऑफ आपका जो अर्ली वेज एक्सेस है ना वो आपका बढ़ गया। अब जो कंपनी पहले कहता था कि लगभग हम लोग ईडब्ल्यू को लगभग अपने पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम का 10% पे रखने की बात करते हैं, वो आप अगर निकालोगे ना तो नेट कंसोल बेसिस पे वो आपका आई थिंक 12% के आसपास आ चुका है। कहने का मतलब क्या है, 10% से ऊपर चला गया है। और जो तीसरा वर्टिकल होता है वो आपका इनका इंटरेस्ट इनकम है, जहाँ पे ये लोग एमएसएमई को लोन्स वगैरह देते हैं, बिजनेस लोन्स देते हैं, तो वो चीज़ है वो आपकी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो ये पूरा इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है। अब यहाँ से कंपनी क्या आगे बढ़ाने की बात करता है, तो देखिए कंपनी ने कॉन कॉल में दो डिफरेंट बातें कही हैं। पहले तो वो लोग ये कहते हैं कि इनका जो अर्ली वेज एक्सेस है, सिंस इनको यहाँ पे ट्रैक्शन दिखा है, तो इसको ये लोग अपने रेवेन्यू का पूरा 40% लेके जाने की बात करते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने कॉन कॉल में एक दूसरे जगह कहा है कि हम लोग उसको 12 से 15% पे लेके जाने की बात करते हैं। अब इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, तो पहले तो ये देखिए, इनका जो क्वार्टर वन में आया है बेसिकली अर्ली वेज एक्सेस से जो इनको हायर ग्रोथ दिखा है, रादर वो हायर ग्रोथ नहीं है, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो चीजें आपकी इंप्रूव हो रही है बिकॉज नए नए कॉर्पोरेट्स ऐड हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो आपको जो परसेंटेज के टर्म्स में जो आपको इंक्रीज दिख रहा है, वो आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इनकम है वो कम हो गया है। और दूसरा चीज ये है कि जब कंपनी बात करता है कि हम लोग इसको अपने 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू में लेके जाएंगे, तो वहां पे जो कंपनी है ना, आपका जो ईडब्ल्यू प्रोडक्ट होता है उससे जो आप क्रॉस सेल करते हो उनको भी लेके जोड़ के आई थिंक दिखा रहा है। बाकी आने वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट को इस चीज के ऊपर काफी क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो ये पूरा इनके बारे में है, बिजनेस के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस आपका अच्छा कर रहा है, बट अगेन अगर आप देखोगे ना, इनके जो पूरे सेक्टर में जितने इनके पीयर्स हैं उनसे मच मतलब जो है। और दूसरा चीज अगर आप ये देखोगे ना, इनके जो बहुत सारे जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां हैं वो अभी लिस्ट हो रही हैं, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और सभी का मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ना, उनका एयूएम बहुत ज्यादा है। और एक और चीज क्या है ना, एमराल्ड फिनांस के केस में जैसे अगर आप इसको किस्त से कंपेयर करते हो, तो किस्त के केस में आप देखोगे ना, वहाँ पे जो आपका एआई वगैरह का यूसेस है वो कंपनियां काफी अच्छे से कर रही हैं। और भी कंपनियों का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प है। ये सभी कंपनियों को आप देखोगे ना, ये लोग अपने एआई के मेथड्स को यूज करके जो आपकी अर्ली रिस्क डिटेक्शन है उसको काफी बढ़ा दिए हैं। तो उससे वो कंपनियां डिस्पाइट अ स्लाइटली हायर क्रेडिट कॉस्ट, दे आर ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद कंपनी लाइक आपका एमरल्ड फाइनेंस। बाकी मैं आपसे एंड में वैल्यूएशन भी कंपेयर करूंगा, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि जो बाकी पीयर कंपनियां हैं ना वो आपके एमरल्ड से मच बेटर प्लेस्ड है। तो ये पूरी कंपनी के बारे में है। अब मैं फाइनली कुछ इनके गाइडेंस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ कि एमरल्ड जो है पूरा यहाँ से किस तरह की ट्रेजेक्टरी देखता है। तो देखिए, कंपनी का नंबर आप देखोगे ना, पहले तो इनका FY27 का जो गाइडेंस है वो कहते हैं कि लगभग हम लोग 7 पे ईपीएस करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक क्वार्टर वन में जो भी इनका 1 पॉइंट समथिंग इनका ईपीएस आया होगा। तो जो भी ईपीएस का नंबर आप एग्जैक्ट देख सकते हो। अब कहने का मतलब क्या है, क्वार्टर वन आपका जनरली स्लो डाउन क्वार्टर रहता है जितनी भी आप फाइनेंशियल से केस में देखते हो। तो कंपनी वही कहता है। और दूसरा क्या है ना, ये लोग जो कॉर्पोरेट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो पहले इनका टारगेट होता था कि लगभग हम लोग 200-250 करोड़ कॉर्पोरेट करने की बात करते हैं, अब इन्होंने इसको क्या किया, एक तरह से स्टेबलाइज कर दिया है। हर क्वार्टर में लगभग 30 से 35 कॉर्पोरेट करने की बात करते हैं। उसी बेस पे अगर आप ये देखोगे तो पूरा FY27 में ये लोग लगभग आपका मान लीजिए 120, 130, 140 इस तरह के कॉर्पोरेट लाने की बात करते हैं। अब एक चीज क्या अच्छी हो रही है इस कंपनी के केस में, इनका जो कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग है ना वो आपका धीरे धीरे अब एनएससी या फिर जो बीएससी बेस्ड कंपनियां होती है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इनका एम्प्लॉय है उन कंपनियों का वो आपको ज्यादा आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनका एक आई थिंक इन्होंने एक कंपनी एक्वायर किया है जिसमें लगभग 10,000 इंप्लॉइज है। तो वहां से चीजें हो सकता है इनका अर्ली वेज एक्सेस जो है वो आपका और आगे बढ़े। तो लेट्स होप वो चीज आगे बढ़ती है। बाकी कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है, ये लोग यही कहते हैं कि FY27 का जो इनका ईपीएस का टारगेट है उसको ये लोग फुलफिल कर लेंगे। इसके अलावा कंपनी ये कहता है इनका जो पैट मार्जिन है वो बोलते हैं कि इनका स्टेबलाइज हो गया है अराउंड 50% के ऊपर। तो वहां पे क्या है ना,
कंपनी को पैट मार्जिन्स में ऑपरेटिंग लिवरेज का उतना स्कोप नहीं दिख रहा है। रादर कंपनी यही कहता है कि मिड टर्म में ये जो मार्जिन आपका 40 से 45% के बीच में स्टेबलाइज होने की बात करता है। एट द सेम टाइम जो कंपनी कह रहा है, इनका जो ईओएम ग्रोथ रेट है वो कहीं वही कहते हैं कि 40 से 45% पे ग्रो होगा। तो ये पूरा कंपनी के बारे में। बाकी कंपटीशन आप देख ही रहे हो, अभी जो हमने कुछ कुछ नाम लिए आपके, जो किस्त हो गया, मनी व्यू है, एक सोशल वर्थ टेक करके एक कंपनी है जो अभी अभी इसका आईपीओ आने वाला है। तो ये सारी चीजें कंपनियों के बारे में, तो कंपनी मोटा मोटी अच्छा कर रहा है। बट लेकिन क्या होता है ना, इस कंपनी के केस में सिंस ये लोग इनकी मतलब लिस्टेड स्पेस में आ गए हैं, तो उतने एग्रेसिव वे में क्या पता ये लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, या फिर बजाज बजाज फाइनेंस वाला थॉट प्रोसेस है। बट जो एग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए वो उस मेथड पे दिखा नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ है बाकी कंपनी के केस में। बाकी अगर कुछ एनपीएस वगैरह आते हैं इस बेस में, तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई इस कंपनी में। तो अगर आप अभी के लिए देखोगे ना, इनका प्राइस बाई बुक आई थिंक 2 या सवा 2 के आसपास है। और उसी प्राइस बाई बुक पे आपको इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे मच मच बेटर प्लेयर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। बाकी कंपनियों का अगर ये ईडब्ल्यू वाला जो प्रोसेस है, कंपनी ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका चलते रहेगा। बाकी जो भी है इस कंपनी के बारे, यही है इस कंपनी के बारे में। चलिए अब आपसे मैं किस्त के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो किस्त को हमने ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में, अभी इसी क्वार्टर में डिस्कस किया है। तो किस्त किस्त क्या करता है? बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके। आपका पर्सनल लोन्स देता है, लगभग 90% के ऊपर जो इनका एयूएम है वो आपका पर्सनल लोन्स पे है। लगभग 7 या 8% जो है वो आपका लैब बुक है। ठीक है, तो ये इनका पूरा बेसिकली लोन्स देने की बात करते हैं। अब यहीं से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि किसी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट ज़्यादा होना या उनका निम कम होना, उससे क्या दिक्कतें होती हैं, या फिर क्या मतलब उतना कोई इशू नहीं होता है, उस चीज़ों को आंसर करते हैं। तो देखिए, अब इसी को आंसर करने के लिए एक छोटी सी इमेज का यूज करते हैं। तो अब आप इस स्लाइड में जो किस्त का पूरा जो बिजनेस चल रहा है ना, वो सारी चीजों को आप समराइज्ड वे में देख सकते हो। बिकॉज बिजनेस मॉडल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो यहीं पे देखिए। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा पूछा था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इनका जो यील्ड है और जो निम है, दोनों ही चीज घट रही है। पहली चीज ये हो गई। एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी घट रहा है। तो सिर्फ जब हम लोग यील्ड या निम को देखते हैं ना, उसका घटना, तो वो सिर्फ हमको करेक्ट पिक्चर देता नहीं है। आप उसको एट द सेम टाइम उसको उसके क्रेडिट कॉस्ट से मैच करिए, और साथ ही साथ एक और चीज आप देखोगे, इनका जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, मतलब जो ओपेक्स टू एयूएम है, वो भी आपका घट रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, बिजनेस के केस में आपका जो क्रेडिट, मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है, जो कि इनका अभी काफी ज्यादा है, आई थिंक 12% उसके आसपास कुछ होगा। वो चीज, मतलब इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम हो रही है, इनका जो निम है वो भी कम हो रहा है, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है, और एट द सेम टाइम इनका जो ओपेक्स टू यूएम है, मतलब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है, वो भी आपको कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है, कंपनी जो कहता है कि आने वाले 3 सालों के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो मतलब जो भी मार्केट वगैरह में स्ट्रेस होता है, उसके कारण ये लोग बेटर क्वालिटी कस्टमर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो आपका एसबीएफसी फाइनेंस हो गया, या फिर जो होम फर्स्ट होता है, इंडिया सेल्टर होता है, वो लोग आपकी वो करते हैं ना, जो हाई सिबिल स्कोर जो होती है उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। कुछ वैसा ही आप समझ सकते हो। बस ये लोग जो क्या है ना, ये अपना एआई वगैरह का यूज़ करते हैं। जो इनकी पूरी फनल है, जहाँ से ये लोग लोगों को मतलब लोन्स को रिजेक्ट करते हैं और किन कस्टमर्स को लेके आते हैं, तो मतलब अपने एआई वगैरह को यूज़ करके एक हायर क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स की तरफ आगे जाने की बात कर रहे हैं। तो कंपनी ये कहता है कि आने वाले 3 सालों के अंदर there will be some moderation in the NIM, of course, because they are deliberately moving towards the high quality customers. अब उसके कारण क्या है ना, जो इनका क्रेडिट कॉस्ट है यहाँ पे जो कमी दिखेगी, इनका जो ओपेक्स टू एयूएम में कमी दिखेगी, बिकॉज 50% यहाँ पे भी इनके फिक्स्ड कॉस्ट हो गए। और तीसरा चीज जो आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो कहने का मतलब क्या है, इन 3 पैरामीटर्स के कम होने के कारण कंपनी जो कहता है इनका लगभग 9 परसेंटेज पॉइंट इनको इन तीनों चीजों के कारण आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए इनका जो निम है, ये तो 9% कम होगा नहीं ना, लेकिन जो इनका पूरा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, जहाँ पे आपका मतलब क्रेडिट कॉस्ट में कमी होना है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना है, और आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, उसके कारण आपको 9 परसेंटेज पॉइंट का पूरा इंप्रूवमेंट दिखता है। तो इसी चीज को अगर आप यहाँ पे लेके आओगे ना, जो इनकी आरओई ट्री है, उसमें देखिए आपका यील्ड हो गया लगभग, मान लीजिए 35% कमाते हैं उस पर, फिनांस कॉस्ट आपने दे दिया, बाकी आपका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग 30 31% पे आता है। अब आने वाले समय में क्या होगा, इनका आपको जो निम है ये आपको कम होने लग जाएगा, मतलब 31% से वो घट के मान लीजिए 28% 27% होगा ओवर द जर्नी ऑफ अ फ्यू ईयर्स। तो ये बिजनेस की पूरी ट्रैजेक्टरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो ओपेक्स है और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कम होगा। तो बिजनेस का जो पूरा एम है ना, आपको यहाँ तक की जो लाइन आइटम है ये पूरी वेरिएबल होती रहेगी, मतलब इसके पीछे जो भी चीजें हैं वो आपकी चेंज होती रहेगी। अल्टीमेटली एम ये है कि जो आपका आर ओ ए है वो आपका स्टेबलाइज रहे। तो कंपनियां जो इसी तरह से काम करती हैं। तो अगर आप इसी को अगर बाकी कंपनियों के केस में देखोगे ना, तो जैसे अगर आप देखोगे, तो जैसे अगर आप मान लीजिए ओजीवन के केस में जो हुआ, या फिर ये, या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में हुआ,
वही जो उज्जीवन के केस में हुआ या फिर जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में हुआ, वहां पे भी यही चीजें हुई। वहां पे भी आपका निम भले ही कम हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो ओपेक्स वगैरह है वहां पे कमी दिख गई। अब क्या करता हूँ मैं, आपको इसी कंपनी के जो बैलेंस शीट है वही से आपको ये चीजें दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कमेंट सेक्शन में कि इसका बेसिकली आरओए वगैरह जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे आप इनका इम्पेयरमेंट कॉस्ट देख सकते हो कि इनका जो क्वार्टर वन एक मतलब एक साल पहले वहां से भी आप देख सकते हो कि कम हो रहा है। क्वार्टर फोर से भी आपका सॉरी इम्पेयरमेंट कॉस्ट जो है, जो आपका लगभग 8% था पहले, वो आपका घट के क्वार्टर वन में लगभग 6.8% आ गया है। सिमिलरली जो इनका आप इनका ओपेक्स देखोगे ना, पहले वो 20% था, वो अभी आपका 19% हुआ है, और वो अभी घट के लगभग 18% पे आ गया है। तो आपको ये भी देखना है कि इस तरह से इनका जो पूरा आरओए है, आरओए इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, तो बेसिकली आरओए जो है इनका 5% में रखने की बात करते हैं। तो यहीं पे आप देख सकते हो इनका जो आरओए परसेंटेज है वो आपका स्टेबलाइज है। कहने का मतलब क्या है, वो आपका वैरी नहीं कर रहा है। ऊपर के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं, बट जो नेट आपका आउटपुट है, कितना रुपया आप कमा रहे हो बिजनेस के अंदर से, वो आपका कांस्टेंट है। इसीलिए आप इस कंपनी के केस में देखोगे ना, ये कंपनी जो है ना आपका, सिंस अभी आईपीओ आए हैं, इनके पास लिक्विडिटी का कुछ इशू नहीं है, तो यहाँ से आराम से ये लोग 40% पे ग्रो करने का बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। उससे मच हायर वे में ही ग्रो कर रहे हैं ये कंपनी। तो कंपनी का जो ट्रेजेक्टरी है ना, कंपनी का आप मान लीजिए बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, निम में आपको थोड़ा कमी दिखेगा, यील्ड में भी थोड़ा कमी दिखेगा, लेकिन जो बाकी पैरामीटर्स है वो आपके जो आरओए है उसको स्टेबलाइज रखेंगे। इसी कारण इस कंपनी का जो अगर आप ये देखोगे मतलब आरओई प्रोफाइल देखोगे ना, वो भी आपको दिखेगा कि 20% या उससे ज़्यादा है, और कंपनी भी कुछ उसी परसेंटेज पॉइंट्स के अंदर गाइड करने की कोशिश करती है। तो हमें ये चीज़ पूरी समझ में आई कि निम का घटना वो कुछ दिक्कत की बात नहीं है, और एट द सेम टाइम किसी कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट होता है वो वैरी करना उतना दिक्कत की बात नहीं है। डिपेंड ये करता है कि बिजनेस का जो बाकी पैरामीटर है वो कैसे मूव कर रहा है। यही चीज जो है ना आपके जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, और बाकी बैंक्स के केस में भी ये चीजें प्ले आउट हो रही है। अब क्या करते हैं, एक एंड में इस कंपनी के केस में जो इनका नंबर्स वगैरह आया है उन चीज़ों को देख लेते हैं। अब अगर आप ये मतलब किस्त को देखोगे ना, तो किस्त सिंस अच्छे से ग्रो कर रहा है। बाकी जो क्वार्टर वन आपका सीजनल क्वार्टर होता है वहां पे अगर आप देखोगे, इनका जो 30+ डीपीटी वगैरह होता है वहां पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। वो इंक्रीमेंट क्यों दिखेगा, तो जैसे देखिए, जैसे अगर आपने वो एआई वगैरह के कारण जो भी आईटी सेक्टर में स्लो डाउन दिखाया है थोड़ा सा, जैसे वो ईएफसी वगैरह कंपनी होती है, उन सभी चीज़ों के जो हम लोग 2-3 क्वार्टर पहले से देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो वहां पे क्या होता है कई कंपनियों के केस में जो इंप्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज वगैरह तो आ रही है, बट वो उतनी सस्टेनेबल नहीं है। तो उन सभी चीज़ों का कुछ रिजल्ट दिखता है कि कंपनी का जो मान लीजिए बाउंस रेट है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि जो लगभग मान लीजिए 14 से 15 हज़ार पिन कोड्स की तरफ ये लोग पूरा अपना पर्सनल लोन्स वगैरह देते थे, उससे कुछ थोड़ा सा कम किया, मतलब 15 से 16 हज़ार पूरे जगह पे प्रेजेंट है। 98% जो इनका ईयूएम है वो आपका मान लीजिए 11 हज़ार पिन कोड से आता है। वहां पे इन्होंने क्या किया, लगभग 450 पिन कोड में लोन्स देना बंद किया था, और अभी क्वार्टर वन के अंदर चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, तो वहां से वापस इन्होंने लोन देना शुरू किया है। और वैसे भी आपका जो क्वार्टर वन होता है वो आपका सीजनल होता है, बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कैसे रहता है। कंपनी ने कुछ वैसा कुछ कहा नहीं है कि वहां पे उनको कुछ दिक्कत दिख रही है। तो ये पूरा देखोगे तो किस इस तरह से काम कर रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी पैरामीटर्स जो है आप मेरे से पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो ये दोनों बिजनेस के बारे में हैं। अब चलिए मैं एंड में आपसे दोनों कंपनियों का थोड़ा वैल्यूएशंस कंपेयर कर लेता हूँ। तो देखिए, एमरल्ड फिनांस है वो भी लगभग मान लीजिए 2-2.25 के प्राइस पे बुक पे मिल रहा है, और जो आपका ऑन ईएमआई है ये भी आपका वही 2-2.5 के प्राइस पे बुक पे मिल रहा है। अगर फॉरवर्ड लेके जाओगे तो 2-2.25 के प्राइस पे बुक पे आता है। तो दोनों कंपनी में आप देख सकते हो कि अब दोनों कंपनियों की एक की साइज काफी बड़ी है। यहाँ पे जो आपके आरओए है वो भी आपकी स्टेबलाइज होगी। अब यहीं पे मैं आपको एक और तरह से एमरल्ड को कंपेयर करता हूँ। तो देखिए, एमरल्ड के पास अगर आप उनका लेवरेज देखोगे, मतलब कितना उन्होंने डेप्ट वगैरह लिया है, तो आई थिंक कुछ 30-35 करोड़ का डेप्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, दे आर ओवर कैपिटलाइज बैलेंस शीट। कहने का मतलब ये है, कुछ आप उसको जियो फाइनेंशियल से कंपेयर कर सकते हो। जैसे जियो फाइनेंशियल केस में हमने देखा ना कि वहां पे जो आपका जो इक्विटी बेस है वो आपको बहुत बहुत बड़ा है। सेम चीज आप इमरल्ड फाइनेंस के केस में लेके आइए, तो उनका जो मतलब पूरा ये बैलेंस शीट है वो आपकी 100 करोड़ से ऊपर की है। आपने हार्डली कुछ 30 करोड़ का डेप्ट लिया है, तो आपके 0.3x लेवरेज हो गई। अब आरबीआई आपको अलाउ करता है कि 5 से 7x तक लेवरेज ले सकते हो आप, बट कंपनी अपना रिस्क मैनेज करने के कारण वहां पे लेवरेज को बढ़ा नहीं पाया है। ऑलरेडी ये चीज अपना पिछले 2-3 क्वार्टरों से ये लोग कहते आए हैं, बट वो लेवरेज आपका बढ़ा नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कंपनी मान लीजिए किसी एसएमई मतलब किसी एनएसई बेस्ड कंपनी को ऑनबोर्ड करता भी है, जिसके पास 10,000 एम्प्लॉयज हैं या फिर 20,000 एम्प्लॉयज हैं, तो क्या कंपनी के पास यहाँ से इतना बैंडविड्थ है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर अपना जो एयूएम है उसको 125 करोड़ से बढ़ा के 1,000 करोड़ एयूएम कर दे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कंपनी के केस में कि इतना इनके पास मतलब इतनी एम्प्लॉय बेस है, इतना बैंडविड्थ है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं एमरल्ड फाइनेंस के केस में। बट अगेन धीरे धीरे देखते हैं वैसे वो कंपनियां कैसे करता है बाकी आगे जाके, तो वो चीज़ है।
एंड एट द सेम टाइम अगर आप किस्त को देखोगे ना, काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो कुछ इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिक्कतें आई हैं, दिक्कत तो नहीं है, कहने का मतलब क्या है, जैसे क्वार्टर वन जो होता है वो आपका सीजनल होता है। बहुत सारे जब हम लोग ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को डिस्कस करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वही पाओगे कि क्वार्टर वन जो है वहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेस वगैरह जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखती है। सेम चीज आपको एसबीएफसी के केस में भी दिखेगा। तो ये पूरा इसके बारे में हो गया। एक फाइनल पॉइंट जो है, जैसे अगर आपने वो एस जी फिनसर्व की वीडियो देखी है, तो वहां पे हमने बात किया कि एस जी फिनसर्व जो है वो भी आपका 5 से 10 साल के पूरे ट्रैजेक्टरी के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स लाने की बात करता है। जैसे वो आपका होता है ना, ये एसेट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, फिर आपकी ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह जो हो गई, उन चीज़ों में आने की बात करता है। तो सेम वे आपका जो एमरल्ड भी है वो भी नए नए प्रोडक्ट्स लाने की बात करता है, जैसे आपका एजुकेशन लोन्स हो गया। बाकी चीज़ों में वो लोग जाने की बात करते हैं, बट अभी तक वो चीज़ आई नहीं है, तो देखते हैं कैसे वो होता है। सेम वे अगर आप किस्त को देखोगे, तो किस्त भी जो है ना यहाँ से बात करता है अपने 5 से 10 साल तक की विजन के लिए। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन्स हो गया और सिर्फ आपके लैब प्रोडक्ट है, उससे बहुत बड़ा एयूएम बिल्ड नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपका ऑन ईएमआई है, उसका जो पूरा एयूएम है अभी प्रेजेंटली आपका 8,000 करोड़ का एयूएम है। लेट सपोज कि इनको 5 से 10 साल के अंदर ये लोग मतलब ये 50,000 करोड़ के एयूएम की तरफ जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए इनको नए नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। तो कंपनी वही कहता है कि धीरे धीरे यहाँ से ये लोग आने वाले समय के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स लाने की बात करेंगे। बट एक और चीज क्या होती है ना, जब आप एक नया प्रोडक्ट लाते हो, तो कई बार क्या होती है, वो आपकी जो आरओई प्रोफाइल है उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो वहां पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे काफी अच्छा है। कंपनी ये कहता है कि कई बार ये लोग जो नए प्रोडक्ट लाते हैं, तो ये लोग लाते तब है जिससे उसका जो आरओई प्रोफाइल है वो आपका खराब नहीं हो। दूसरा चीज क्या है, जो भी इनको मान लीजिए प्राइसिंग में फायदा मिलता है, जैसे मान लीजिए ओपेक्स टू ईवीएम इनका कम हो रहा है, ये आपका कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग जो है वो भी आपकी कम हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लोग कस्टमर्स को तभी पास करते हैं जब तक इनका जो पूरा मेट्रिक्स है, मतलब जो आरओई वाली प्रोफाइल है, प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो प्रोफाइल है, वो सारी चीजें मेंटेन रहे। एक बार जब वो मेंटेन हो जाती है, तब ये चीज अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो आपको बर्न का इम्पैक्ट है, मतलब जैसे एंजल बना है आपका, वो मतलब नए नए चीजों को वो इंक्यूबेट कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपको बर्न होती है, उसी कारण मार्जिन्स आपके घट जाते हैं। तो वहीं पे ऑन ईएमआई कहता है कि जो बर्न वाली चीजें होती है उससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं होने देते हैं। बाकी देखते हैं दोनों कंपनियां, आपका जो ऑन ईएमआई रिसेंटली लिस्ट हुआ है, आने वाले क्वार्टर में देखते हैं कैसे करते हैं। अभी तक तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ये पूरा दोनों बिजनेस के बारे में हो गया। आई होप आपको कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह कैसे काम करते हैं उसके बारे में और अच्छा आइडिया लगा होगा, फिनटेक मॉडल्स कैसे काम करते हैं। आने वाले समय में पेटीएम को भी डिस्कस करेंगे, और एस जी फिनसर्व हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जियो फाइनेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दो कंपनियां यहाँ पर डिस्कस हो गई है, तो आपको एक छोटा सा मतलब 5-6 कंपनियों का प्लेटफॉर्म्स वगैरह कैसे काम करता है आपको अच्छा आइडिया लग रहा होगा। बाकी आप मुझे कमेंट से बताइए इस तरह की बाकी और कौन सी कंपनियां हैं जिनको आप चाहते हो डिस्कस करना, उनको भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो बचे फिनेंशियल्स हैं उनको कोशिश करूंगा आज या कल सुबह तक एक नई वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।